Jai Hind cadets, myself DR Sonone. I am here to guide you in a subject that is physics for NDA NA examination 2020. बच्चों, NDA NA examination देने की ख्वाहिश बहुत बच्चों को है. There are many aspirants that are applying for NDA NA examination. So the topic, or we can say the subject which I am telling to going to guide you, that is physics, is very important and it carrying 100 marks in NDA NA examination. 100 marks, जिस बच्चे को ये 100 marks मिलेगा, that will score up to, we can say, the qualifying marks. So I will tell you the analysis of the subject, that is from 2010 to 2019. Again मैं आपको 2019 का लेटेस्ट अपडेट बताऊंगा कि फिजिक्स में कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए, कितने उसने कवर किया है. एंड आई विल टेल यू द टॉपिक्स विच आर very important for the NDA NA examination. So in that, NDA NA examination contains two paper, that is first paper is maths and second paper is GAT. So physics ये सब्जेक्ट ये आता है GAT में. तो फिजिक्स सब्जेक्ट को टोटल क्वेश्चंस दिए गए 25 क्वेश्चंस. That 25 questions is equals to 100 marks. और जिस बच्चे को ये 100 मार्क्स स्कोर होगा, और वो सिंपल भी बहुत है, तो 100 मार्क्स यदि आपको मिलेगा तो आपका स्कोर क्वालिफाइंग स्कोर के बराबर या उससे ज़्यादा हो सकता है. इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई विल टेल यू कि फिजिक्स में आपको सब कुछ पढ़ना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. सब आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है. आपको कुछ वहाँ से बेसिक चीज़ें पढ़नी है जो आप 9th 10th में भी पढ़ा है और 11th में भी आप कुछ बेसिक उसमें से पढ़ा है. तो फिजिक्स की कौन से टॉपिक से दैट इज इंक्लूडेड इन द एनडीए एग्जामिनेशन का जो फिजिक्स है उसमें, तो वो टॉपिक्स के नाम मैं आपको बताऊंगा और उसका वेटेज फ्रॉम 2010 टू 2019 आपको बताऊंगा. ओके, सो फिजिक्स इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूं, जिसमें सबसे पहला मेन टॉपिक है मैकेनिक्स, और सेकेंड टॉपिक इसमें है जैसे ऑप्टिक्स. उसके बाद इसमें टॉपिक आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इसमें टॉपिक है जैसे वी कैन से मॉडर्न फिजिक्स. उसके बाद इसमें आता है साउंड, अगेन थर्मोडायनामिक्स, ये कुछ टॉपिक्स है फिजिक्स के जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको स्टडी करना है. उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है फिजिक्स का, दैट इज मैकेनिक्स. तो ये मैकेनिक्स स्टडी करने के लिए आपको मैकेनिक्स के टॉपिक्स पता होना चाहिए कि आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ना है. तो मैकेनिक्स में देयर आर वेरियस टॉपिक्स, जिसमें से अब तक मेरा जो एनालिसिस है फ्रॉम 2010 टू 2019, देयर आर 28 क्वेश्चंस फ्रॉम मोशन इन अ 1D. जिसको हम लोग मोशन इन 1 डायमेंशन भी बोल सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन जो मोशन इन 2 डायमेंशन से भी आया है. तो 1 डायमेंशन मतलब आप लोगों ने सिंपली 9th 10th में पढ़ा रहेगा, और 11th के कुछ फर्स्ट या सेकेंड टॉपिक में आपने लीनियर मोशन पढ़ा होगा. उसके ऊपर 2010 से लेके 19 तक देयर आर 28 टू 29 क्वेश्चंस, और ये 28 टू 29 क्वेश्चंस आपको पास कराने के लिए काफी है. उसके बाद इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज ग्रेविटेशन. उसमें 2010 से लेके 19 तक क्वेश्चन पूछे गए 6 to 8. उसके बाद में उसमें आता है NLM, दैट इज न्यूटन लॉ ऑफ मोशन. इसके भी 6 to 8 क्वेश्चन अब तक 2010 से 19 तक पूछे गए हैं. उसके बाद इसमें आता है वर्क, एनर्जी एंड पावर. बच्चों इसमें भी पावर के ज्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछे, इसमें क्वेश्चन पूछे वर्क एंड एनर्जी के बारे में. तो आपको ये वाला टॉपिक भी पढ़ना है जो मैं आपको एक आगे बताऊंगा. उसके बाद में इसमें इक्वेशंस के ऊपर ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं. इक्वेशंस जो मोशन के इक्वेशन से उस पर ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं. तो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. इसमें एक हम लोग और एक ऐड कर सकते हैं जैसे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम,
उसके ऊपर भी 3 से 4 क्वेश्चन अब तक पूछा है। वर्क एनर्जी पावर में भी 3 से 4 क्वेश्चन पूछे। तो इसमें मैकेनिक्स में आपको क्लियर दिखाई दिया होगा कि मोशन इन 1D पे 28 to 29 क्वेश्चन पूछा है। तो आज का मेरा जो टॉपिक है दैट इज मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में भी मेरा टॉपिक है, सब टॉपिक दैट इज मोशन इन 1D। तो बच्चों हम लोग अभी मोशन इन 1D पढ़ेंगे वेरी क्लियरली। सो द स्टूडेंट्स, मोशन इन 1D में कौन सा पार्ट है जो आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है? मोशन इन 1D, इसमें ज्यादातर जो कंपलसरी और वी कैन से मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन पूछे गए हैं दैट इज फ्रॉम काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन से। उसके बाद इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं एवरेज स्पीड, देन एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये पार्ट। उसके बाद इसमें जो 100% हर बार में 1 या 2 क्वेश्चन इसमें होते ही है दैट इज ग्राफिकल क्वेश्चंस। तो ग्राफिकल क्वेश्चन में हम लोगों को 3 पार्ट में ग्राफिकल क्वेश्चन डिवाइड करना है। एक हम लोगों को ग्राफ देखना है पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, उसके बाद हमको देखना है इसमें वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ, और हमको देखना है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। 1, 2, 3 ये 3 पॉइंट जिससे अब तक ज्यादातर क्वेश्चन पूछे हैं। अभी लेटेस्ट में 2017 से लेके 2-3 क्वेश्चंस जो इस टॉपिक से आते हैं ऑन द फ्री फॉल, और ये फ्री फॉल वाला पॉइंट भी आपका डिपेंड करता है आपके काइनेमेटिकल इक्वेशन पे। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें सबसे पहले हम लोग को इस टॉपिक की क्वांटिटी जानना जरूरी है जो आपको एग्जाम में ज्यादातर पूछी जाती है। तो मोशन क्या होता है? सबसे पहले मोशन इज नथिंग बट द मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह पे। तो मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इट मींस ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन। तो पोजीशन सबसे पहला क्वांटिटी हमारा मोशन में। मोशन इन 1D में सबसे पहला क्वांटिटी जिसको हम लोग बोल रहे हैं पोजीशन। तो पोजीशन क्या होता है? ऑब्जेक्ट जहां पे भी खड़ा है, मैं जहां पे खड़ा हूं, दिस वन इज माय पोजीशन। आप जहां पे है तो वो आपका पोजीशन। तो पोजीशन से पता चलता है कि उसके बाद में उसका मूवमेंट होने वाला है फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। तो पोजीशन इज द पॉइंट वेयर ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड। जहां पे ऑब्जेक्ट लोकेट होता है उसको पोजीशन बोला जाता है। ये सबसे पहला पॉइंट है हमारा इस टॉपिक का। उसके बाद में हमारा इसमें पॉइंट आता है डिस्टेंस क्या होता है। व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस को आप सिंपली पाथ लेंथ भी बोल सकते हैं। तो पोजीशन के बाद आता है क्वांटिटी डिस्टेंस। पोजीशन एक और दूसरी पोजीशन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, इट मींस इट इज दैट ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग अ पाथ लेंथ। एक पाथ लेंथ ट्रैवल कर रहा है। तो पाथ लेंथ को हम लोग क्या बोल सकते हैं? डिस्टेंस। सपोज ऑब्जेक्ट यहां पे ए पोजीशन पे और वो बी पोजीशन पे चला गया यहां से, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए टू बी, ए बी इज अ पाथ लेंथ और वी कैन से डिस्टेंस। इसको मीटर में मेजर किया जाता है हमेशा। एसआई यूनिट है इसका मीटर, राइट। उसके बाद में क्वांटिटी आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटी आता है। सो डिस्टेंस के बाद डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, ऐसे हम लोगों को ज्यादातर पता होना चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो देर आर टू पोजिशंस ए एंड बी, बट देर आर मेनी वेज टू कवर अ डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो मैंने कंसिडर किया कि यहां पे ए से बी तक जाने के लिए मैं इस तरीके से भी जा सकता हूं, इस तरीके से भी जा सकता हूं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन। तो इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा हुआ? ये वाला। तो इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो एनडीए के एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। 4 सेंटेंस दिए रहते आपको। तो उसमें ये क्वेश्चन था कि हम लोग सभी डिस्टेंस को
सभी डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस बोल सकते हैं, लेकिन सभी डिस्टेंस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल सकते. इट मीन्स ऑल डिस्प्लेसमेंट आर डिस्टेंसेस बट ऑल डिस्टेंस आर नॉट डिस्प्लेसमेंट. तो कौन सा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होता है? जो सबसे शॉर्टेस्ट है. तो ये वाला शॉर्टेस्ट A to B जो सीधा है उसको हम लोगों ने बोला है डिस्प्लेसमेंट. इसको भी मेजर किया जाता है मीटर में. ये हो गई दो क्वांटिटी जो मोशन में पढ़ना इंपॉर्टेंट है. उसकी एवरेज वैल्यू वगैरह हम लोग आगे पढ़ेंगे. ओके. उसके बाद आता है वेलोसिटी. वेलोसिटी और वी कैन से सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे स्पीड. स्पीड क्या होता है? तो स्पीड क्या होता है? तो आपने देखा रहेगा कि व्हीकल में हमेशा स्पीडोमीटर लगा रहता है. आपकी गाड़ी आप जैसे चलाएंगे आप डिस्टेंस कवर करेंगे, उसके साथ साथ आपकी स्पीड वहां पे मेजर होती है. तो स्पीड मतलब होता है स्पीड इज नथिंग बट द डिस्टेंस पर यूनिट टाइम. आप जितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं उसको हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस पर यूनिट टाइम. द डिस्टेंस कवर इन अ टाइम और वी कैन से कवर डिस्टेंस एंड टाइम टेकन. ठीक है. तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, जिसका यूनिट आप लोग मीटर पर सेकेंड ऐसे लिख सकते हैं. और एक स्केलर क्वांटिटी जो आपने ऑलरेडी पढ़ा रहेगा, स्केलर. स्केलर मतलब सिर्फ इसको मैग्नीट्यूड होता है. तो गाड़ी में जो स्पीडोमीटर होता है, ये भी एक एप्लीकेशन है, एनडीए में पूछ सकते हैं कि गाड़ी का स्पीडोमीटर ये एक मैग्नीट्यूड मेजर करता है. इट मीन स्पीड इज नथिंग बट द स्केलर क्वांटिटी. उसके बाद जो क्वांटिटी इसमें इंपॉर्टेंट है दैट इज वेलोसिटी. तो वेलोसिटी क्या होता है? जैसे स्पीड को हमने डिस्टेंस अपॉन टाइम बोला है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. अगेन उसका यूनिट भी वही है, मीटर पर सेकेंड. लेकिन सिर्फ फर्क इतना है कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. बहुत बार क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि आपको बोला जाएगा कि स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एज वेल एज वेक्टर क्वांटिटी और डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बराबर. अगेन वेलोसिटी के बारे में बोला रहेगा वेलोसिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो रॉन्ग है. तो करेक्ट और इनकरेक्ट, फॉलोइंग सेंटेंस करेक्ट ही है इनकरेक्ट, इसमें ये क्वेश्चन जरूर आता है. दोनों के यूनिट सेम है, बस स्पीड को स्केलर है बोलना है और वेलोसिटी को बोलना है वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है. तो ये हो गया वेलोसिटी. उसके बाद जो फोर्थ क्वांटिटी है इसमें दैट इज एक्सीलरेशन. उसको बोला जाता है एक्सीलरेशन. तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटिटी लास्ट का जिसको हम लोग एक्सेलरेशन बोल रहे हैं. तो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और वी कैन से वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. यदि मैंने वेलोसिटी को डिवाइड कर दिया टाइम से तो उसको बोला जाएगा एक्सेलरेशन. और उसका यूनिट भी आप आराम से लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. राइट. ये उसका यूनिट हुआ एक्सेलरेशन का. राइट. तो बच्चों ये तीन क्वांटिटी आप ऑलरेडी पढ़ा है, इसलिए मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीके से इसको बताया कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है एंड अगेन एक्सेलरेशन क्या होता है. इसकी आगे जाके आपको एनडीए में इसमें क्या काम आने वाला है? तो आपको रिलेशन पता होना चाहिए. रिलेशन. रिलेशन किसका? तो जब जब आप मोशन पढ़ रहे, देयर आर 4 क्वांटिटीज इन अ मोशन. 4 क्वांटिटी है. जब कोई बॉडी मोशन में होता है तो उसमें 4 क्वांटिटी होती है. 4 क्वांटिटी कौन सी? सबसे पहले उसमें होता है डिस्प्लेसमेंट. जब डिस्प्लेसमेंट होगा तभी हम लोग उसको बोलेंगे मोशन. उसके बाद सेकेंड क्वांटिटी जो है उसको बोलेंगे हम लोग वेलोसिटी. थर्ड क्वांटिटी जो है उसको बोलेंगे हम लोग एक्सीलरेशन. ये 3 क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट के बाद वेलोसिटी, वेलोसिटी के बाद एक्सीलरेशन और सबसे इंपॉर्टेंट ये तीनों को भी चलाने वाला जो है दैट इज टाइम. सो ये 4 ही क्वांटिटी होती है मोशन में. ये 4 क्वांटिटी है इसलिए हम लोग फोर्स, मोमेंटम ये चीजें इसमें बोले जाते हैं. ठीक है. तो डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद वेलोसिटी, उसके बाद एक्सेलरेशन, उसके बाद टाइम. अभी बात आती है कि ये 4 क्वांटिटीज इनके बीच में रिलेशन क्या है. तो सबसे पहले वेलोसिटी को हम लोग लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. इसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, ds/dt बराबर. उसके बाद
एक्सेलरेशन जो क्वांटिटी है उसको बोला जाता है dv बाई dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्ट रिलेशन वेलोसिटी किससे है, वेलोसिटी का डायरेक्ट रिलेशन एक्सेलरेशन से है। तो जब हम लोग कंसीडर करेंगे कि यदि राम का भाई है लक्ष्मण, राम का भाई लक्ष्मण है और लक्ष्मण का भाई भरत है, राम लक्ष्मण का भाई है और लक्ष्मण भरत का भाई है, इसका मतलब अल्टीमेटली राम का भरत कौन हो गया, भाई, दोनों भाई भाई हो गए, बराबर। तो यहां पे भी सेम है, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी एंड वेलोसिटी इज अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को भी हम लोग डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। मैंने यहां पे d बाई dt लिख दिया एज इट इज, और वेलोसिटी की जगह भी लिखा ds बाय dt। इस फॉर्म को हम लोग अल्टीमेटली लिख सकते हैं d स्क्वेयर s अपॉन dt स्क्वेयर। इसका मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन का भी रिलेशन है डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो ये तीनों के बीच का रिलेशन हो गया। अभी बात आती है मोशन इन 1D में कि आपको स्पीड के टाइप्स पता होना चाहिए, वेलोसिटी के टाइप्स पता होना चाहिए, जिसपे एनडीए में बहुत टाइम एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, तो वो हम लोग देखेंगे अभी। तो क्वेश्चन जिसपे पूछा जाता है वो है टाइप्स ऑफ स्पीड, फिर हम लोग टाइप्स ऑफ वेलोसिटी ऐसे भी लिखेंगे और उसको पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ स्पीड में सबसे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एवरेज स्पीड पे। एवरेज स्पीड आपको क्वेश्चन दिया रहेगा कि एक व्हीकल है, वो एक एवरेज स्पीड से इस जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, और फिर आपको एवरेज टाइम कितना लगेगा या फिर एवरेज डिस्टेंस कितना कवर किया, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और बहुत टाइम इस पे क्वेश्चन आया है। तो एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड किसको बोलते हैं? यदि हम लोगों ने कंसिडर किया कि एक ऑब्जेक्ट है जो ए पोजीशन से बी पोजीशन तक चला गया, बीच में फॉर एग्जांपल मैं और पॉइंट कंसिडर करता हूं, इसको पी और इसको क्यू पॉइंट बोलता हूं मैं। यदि उसको ए से पी आने के लिए, उस ए से पी आने के लिए उसको डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है 1 मीटर, फिर 1 पी से क्यू आने के लिए उसको 2 मीटर डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, और क्यू से बी हम लोग कंसिडर करेंगे कि उसको 3 मीटर डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है। फिर हम टाइम लिखेंगे यहाँ पे कि इतना टाइम लगा, तो इसको टाइम लगा फॉर एग्जांपल 2 सेकेंड, यहाँ पे 3 सेकेंड, वहां पे 4 सेकेंड। तो एवरेज स्पीड किसको बोला जाता है? एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो ये वाले क्वेश्चन में हम लोग को टोटल डिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा। 1 + 2 3, 3 + 3 6, तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया? 6 मीटर। और टोटल टाइम कितना हुआ उसके लिए? 2 + 3 5, 5 + 4 9, तो 9, तो 6/9 जो भी इसका आंसर आएगा दैट इज अ एवरेज स्पीड, उसको बोलेंगे हम लोग एवरेज स्पीड मीटर पर सेकेंड में। तो ये हो गया एवरेज स्पीड। अभी इंस्टेंटेनियस स्पीड किसको बोलते हैं? फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब आपको ये ए टू बी के जर्नी के दौरान आपको बोला कि इस पॉइंट पे कितना वेलोसिटी लगाए या फिर इस पॉइंट पे कितना वेलोसिटी लगाए, तो आप लोगों को उस टाइम पे स्पीड निकालने के लिए लिखना पड़ेगा द स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, इस जगह का डिस्प्लेसमेंट, और उसके लिए लगने वाला वो स्मॉल टाइम मतलब ds/dt। सो दो टाइप का वेलोसिटी है, ये दूसरा वेलोसिटी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस इसका नाम है क्योंकि एट दैट इंस्टेंट के लिए आपको पूछा गया है, बराबर। ये हुआ स्पीड के टाइप्स। दूसरा है वेलोसिटी। वेलोसिटी पे भी एवरेज वेलोसिटी आप निकाल सकते, सिर्फ डिस्टेंस की जगह पे क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट, बाकी सब चीजें सेम है, तो इसको रिपीट से देखने की जरूरत नहीं। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछे गए वेलोसिटी के ऊपर, तो वो वेलोसिटी का टाइप है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी। अभी रिलेटिव वेलोसिटी किसको बोलेंगे? तो ये रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा डिफाइन किया जाता है दो ऑब्जेक्ट के लिए। मैंने एक ऑब्जेक्ट कंसीडर किया ए और दूसरा ऑब्जेक्ट मैंने कंसीडर किया बी। इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी मैंने कंसीडर किया v1 और इसका कंसीडर किया v2। हमको यदि v1 का v2 से रिलेशन निकालना है
कि ये v1 इससे ज्यादा है या कम है, तो हम लोगों को रिलेटिव वेलोसिटी ये कंसेप्ट यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो इसमें एक तो रिलेटिव वेलोसिटी में दो चीजें हैं, ये तब आपको डिफाइन की जाती है जब आपको डायरेक्शन पता रहता है। यदि मैंने कंसिडर किया कि ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर मूविंग इन अ सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और आपको कंडीशन दिया है कि v1 इज नॉट इक्वल टू v2, या फिर आप बोल सकते हैं कि v1 ग्रेटर देन v2, ऐसे भी बोल सकते हैं, बराबर। तो उस कंडीशन में क्या फॉर्मूला होगा, तो मैं कंसीडर करता हूं कि a ऑब्जेक्ट और यहां पे b ऑब्जेक्ट दोनों भी एक ही डायरेक्शन में मूव हो रहा है, इसका वेलोसिटी v1 है, इसका v2 है, v1 ग्रेटर देन v2 ऐसे बोल दिया। यदि v1 ग्रेटर है तो मैं इनका रिलेटिव वेलोसिटी, जिसको मैं vr लिखता हूं रिलेटिव वेलोसिटी, वो हो जाएगा v1 माइनस v2। या फिर हमने लिखा कि v2 इज ग्रेटर देन v1 है, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे v2 माइनस v1, द रिलेटिव वेलोसिटी इज v2 माइनस v1। और इसमें सेकेंड केस जो है, इस पार्ट में जो सेकेंड केस है, सेकेंड केस, इसमें हम लोग कंसिडर करेंगे कि a एंड b आर मूविंग इन अ अपोजिट डायरेक्शन, दोनों यदि अपोजिट डायरेक्शन में, जब अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे तो हम लोग उसको कैसे डिफाइन करेंगे। यदि मैंने कंसिडर किया कि ए ऑब्जेक्ट जो इस तरफ जा रहा है और बी ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रहा है, और ये पहले वाले का वेलोसिटी v1 कंसिडर किया, दूसरे का v2 कंसिडर किया। जब दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं, दे आर ट्राइंग टू रीच और दे आर अप्रोचिंग टू ईच अदर, दैट टाइम द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन देम आर कंसिडर्ड एज अ v1 प्लस v2। तो जितनी भी वेलोसिटी की वैल्यू रहेंगी आप उसको डायरेक्टली ऐड कर दो, तो आपको कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ दो कंडीशन याद रखना है रिलेटिव वेलोसिटी में। और ये नंबर ऑफ टाइम क्वेश्चन पूछा गया है कि दो ऑब्जेक्ट है, सेम डायरेक्शन वहां पे मेंशन रहेगा, तो आपको क्या करना है, दोनों की वेलोसिटी को एक दूसरे से सबट्रैक्ट करना है। उसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि विच वैल्यू इज ग्रेटर, v1 ग्रेटर है तो v1 माइनस v2 लिखो, v2 ग्रेटर है तो आप लोग लिखोगे वहां पे v2 माइनस v1, तो ये दोनों के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा। और सेकेंड जो आपका कंडीशन है, सेकेंड कंडीशन जो है उसमें a एंड b आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन बोला है, तो अपोजिट डायरेक्शन में जब जब रहेंगे तो आप लोगों को क्या करना है, दोनों की वेलोसिटी को ऐड करना है। इसके पीछे भी रीजन है, एक दोनों यदि सेम डायरेक्शन में रहेंगे तो एक वाला जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है वो आगे निकल जाएगा, और पीछे वाला जो रहेगा उसका उससे गैप हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड उसका बढ़ता जाएगा, ठीक है। यहां पे रिलेटिव वेलोसिटी में जो दो जैसे जैसे पास में आएंगे तो दोनों का भी कंट्रीब्यूशन है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होता जाएगा, अल्टीमेटली रिलेटिव वेलोसिटी का वैल्यू बढ़ता रहेगा। तो जैसे दो ट्रेन का एग्जांपल ले लो, यदि आप स्टेशन पे खड़े और ट्रेन आपकी तरफ आ रही है तो आपको इंक्रीजिंग साउंड सुनाई देता है, और जब आपसे वो दूर जाती है तो आपको डिक्रीजिंग साउंड सुनाई देता है। इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन वही है कि आपकी वेलोसिटी जो 0 है और उसकी वेलोसिटी जो v रहेगी, ये दोनों के बीच में जो वेलोसिटी है रिलेटिव वेलोसिटी, इसके डिफरेंस की वजह से आपको क्या पता चल रहा है कि आते टाइम साउंड इंक्रीजिंग, जाते टाइम साउंड डिक्रीजिंग। तो ये सब पॉइंट्स है जिसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, हर एनडीए एनए एग्जाम में इसके ऊपर एक ना एक क्वेश्चन हमेशा होता ही है। ओके।